जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। टारगेट जीएस विद रजत सर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 17। एक कदम सफलता की ओर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एक निश्चित दिशा में एक प्रॉपर वे के साथ आपकी चल रही होगी। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन का। और उम्मीद है कि यह सेशन भी अन्य सेशन की ही तरह आपकी उपलब्धि को प्राप्त करने में सहायक हुआ। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। भारतीय संविधान से लिया गया है अधिनियम, जो संवैधानिक सुधार अधिनियम आपके थे, और यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही बनता है। कोई ना कोई अधिनियम हमेशा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात करिएगा, पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, यह आपसे पूछा जाता है। और पहले तो यहाँ पे आपका होगा प्रश्न का उत्तर, और इसके बाद इस प्रश्न की झन्नाटेदार व्याख्या इन चारों ऑप्शनों की, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका किसी न किसी रूप में एग्जाम में मिल जाता है ना। किस शासन अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है? तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आपका होगा भारत शासन अधिनियम 1919, है ना। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे आप मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार पत्र के नाम से भी जानते हैं, यह एक ऐसा अधिनियम जिसमें कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था करता है। और यहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, तो आपका उत्तर तुरंत बदल जाता। तब आपका उत्तर क्या हो जाता? तो आपका ए हो जाता, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का बैकबोन रहा है, और अधिकांश जो नियम लिए गए हैं, कानून लिए गए हैं, वह इसी शासन अधिनियम के द्वारा लिए गए हैं, है ना। अगर आपसे संघीय न्यायालय की स्थापना पूछी जाए कि संघीय न्यायालय किस अधिनियम के बेस पे स्थापित हुआ था, तो 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। यही बेस आपका था, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। और इसके साथ ही साथ म्यांमार ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था, इसी अधिनियम के द्वारा आपका अलग हुआ था, है ना। पार्लियामेंट सुधार, जिसका लोकप्रिय नाम, जिसे आप भारतीय शासन अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट सुधार आपका इसका लोकप्रिय नाम होगा। और यह एक ऐसा अधिनियम जिसमें कि कहा जाता है कि इस अधिनियम में ही जो है पाकिस्तान के निर्माण के बीज बो दिए जाते हैं, क्योंकि स्पेशली मुस्लिमों के लिए जो निर्वाचन प्रणाली है ना, पृथक निर्वाचन प्रणाली इसी अधिनियम के द्वारा आपकी लागू की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान देना होगा। आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका दिया है माउंट कोसिस्को का संबंध किस अधिनियम किस पर्वत से है, यह आपसे पूछा गया है। माउंट कोसिस्को का संबंध किस पर्वत से है? अलास्का पर्वत, अप्रेशियन पर्वत, आल्प्स पर्वत, या फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखिएगा, अलास्का पर्वत आपका पड़ता है, अलास्का पर्वत यूरोप महाद्वीप में है, अलास्का पर्वत जो है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, आप कहेंगे माउंट मैकिनले, या इसी को आप माउंट डेनाली के नाम से जानते हैं। और ये अलास्का की तो सबसे ऊंची है ही, साथ ही साथ पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अप्रेशियन पर्वत की बात करिएगा, तो अप्रेशियन पर्वत भी जो है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका का एक कह लीजिएगा प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अप्रेशियन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर आपसे पूछी जाए, माउंट मिशेल बताइएगा। आल्प्स पर्वत एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप बताइएगा। और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, माउंट ब्लैक है ना। 3 पर्वत आपके हो गए। प्रश्न पूछा गया था माउंट कोसिस्को का संबंध किस पर्वत से है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम माउंट कोसिस्को है ना। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर मैं देख लूँ, तो आपका यहाँ पे दिया गया है प्रश्न संख्या 3। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पेड़ पौधे के द्वारा जो है कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में
कौन सी गैस छोड़ी जाती है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे जो है सूर्य का प्रकाश लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। लिया जाता है कौन सा गैस, आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ी कौन सी गैस जाती है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, तुरंत बदल जाएगा, ऑक्सीजन आपका उत्तर होगा, है ना। पौधे हमारे मित्र हैं और यह जो है पर्यावरण को संतुलित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यह सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और साथ ही साथ आप याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इन 4 की प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। C6H12O6 बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ही साथ क्या बनाते हैं, तो आप बता देंगे, उत्सर्जन करते हैं किस गैस का, ऑक्सीजन का, है ना। चलिएगा, इसके बाद प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे 4 की बात कर ले तो यहाँ पे आपका दिया कि पित्त रस जो है इसका श्रावण किस अंग से होता है ना। पित्त रस का श्रावण किस अंग से होता है, यह आपसे पूछा गया है। अग्नाशय दिया है, गुर्दा दिया है, पित्ताशय दिया है और आपका जिगर दिया है ना। साइंस का क्वेश्चन है, नॉर्मल साइंस का क्वेश्चन है। पित्त रस का अगर पूछा जाए संग्रहण कहाँ पे होता है, कहाँ इकट्ठा होता है, तब तो उत्तर आपका होता पित्ताशय, जब संग्रहण की बात आती। लेकिन ये सेक्रेशन की बात कर रहा है, मतलब कहाँ से निकल रहा है, तब इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जिगर। और जिगर इसे आप सामान्य भाषा में लीवर कहते हैं या यकृत कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, पित्त रस का जो श्रावण होता है वह जिगर से होता है और ये कहाँ पे संचित होता है, तो ये पित्ताशय में संचित होता है। हमेशा आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं, लगाना होता है यकृत या लीवर, तो आप पित्ताशय लगा के चले आते हैं, है ना। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा गया है। 4 पर्वत चोटियाँ आपको दी गई हैं और दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं आपको दी गई हैं। कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। नहीं की बात हो रही है ना। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी है, बिल्कुल है। कहाँ पड़ती है, केरल में। और इसकी जो हाइट है आप बता दीजिएगा, 2695 मीटर इसकी हाइट है। केरल में स्थित है। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना। इतना बात क्लियर हो गया। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू है, तो ये भी बिल्कुल आपका बात सही है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू कहिएगा या इसी को आप गार्डविन आइलैंड भी कहते हैं। इसकी जो हाइट है 8611 मीटर है और यह जो है लद्दाख में स्थित है। किस पर्वत पे स्थित है, आप काराकोरम बताएंगे। तो ए भी आपका ऑप्शन सुमेलित है, बी भी आपका सुमेलित है। जो अगला ऑप्शन आपका यहाँ पे है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। 8598 जो है क्या है इसकी हाइट हो गई और ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची और विश्व में माउंट एवरेस्ट और माउंट केटू के बाद तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो यह भी आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सुमेलित है। 3 तो आपका सुमेलित है और अगला मुझे लगता है अगला ऑप्शन होना चाहिए सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे तो जो आपका उत्तर होना चाहिए, कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित सभी हैं। ऑप्शन ए बी सी तीनों ही आपके यहाँ पे राइट हो जाएंगे, है ना, सब सुमेलित हैं। दिया गया है मुक्त रूप से लटकती हुई सुई, चुंबकीय लिखा है, चुंबकीय होगा, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है। मुक्त रूप से लटकती हुई सुई, चुंबकीय सुई की दिशा क्या होती है। एक चुंबक को आप हवा में लटका दीजिए, उसकी दिशा क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है और इसका उत्तर भी मुझे लगता है सभी लोग दे लेंगे। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में होगी, तो उत्तर पश्चिम दिया है, उत्तर पूर्व दिया है, उत्तर दक्षिण दिया है और दक्षिण पश्चिम दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये कौन सी दिशा इंडिकेट करती है, उत्तर और दक्षिण, है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 की बात करिएगा। सामान्य विज्ञान का यह भी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और इसको भी आप लोग सॉल्व करने जा रहे हैं निश्चित रूप से। खाने का सोडा जो आपका होता है उसका केमिकल नाम क्या है। खाने के सोडा का केमिकल नाम यानी रासायनिक नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। सोडियम क्लोराइड दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, सोडियम सल्फेट दिया है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, है ना,
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना। नेक्स्ट चलिएगा, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। 4 परिवर्तन का उदाहरण आपको दिया गया है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना या पानी का चीनी में घुलना। भौतिक परिवर्तन कौन है? देखिएगा, हवा में चांदी का बर्तन काला होना ये तो आपका रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। दूध से दही का बनना भी केमिकल है। मोमबत्ती का जलना भी आपका, देखिए इसमें जो आपका उत्तर मुझे लगता है होना चाहिए ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह केमिकल रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा ना। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन एक प्रचलित क्वेश्चन है, चर्चित क्वेश्चन है। पूछा गया है इंडियन गैस का मिश्रण है। इंडियन गैस का मिश्रण होता है, कौन सा होता है? इंडियन गैस किसका मिश्रण है? जो आपके घर में LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपकी यूज की जाती है, वह किन गैसों का मिश्रण होता है? हाइड्रोजन एवं ब्यूटेन दिया है, हाइड्रोजन एवं प्रोपेन दिया है, मीथेन एवं ऑक्सीजन दिया है और ब्यूटेन और प्रोपेन दिया है। इंडियन गैस किसका मिश्रण है? LPG किसका मिश्रण है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होना चाहिए, ब्यूटेन और प्रोपेन। आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन और लगभग आधा हिस्सा आपका यहाँ पे होता है पूरा। 10 क्वेश्चन आपने सफलतापूर्वक चेंज कर लिए हैं, पास कर लिए हैं और इसी तरह से जो है एक एक करके आपका पूरा ये सेशन आपका अंतिम दौर में आपका चलने वाला है। लगभग 50% लगभग आज जो है मुझे लगता है कि 17वां सेशन आपका है, 17वां सेट है और 13 सेट जो है ऐसे ही आपको और दिए जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, है ना। जल्द ही आपके लिए स्पेशली यूपी पुलिस की जो परीक्षा आपकी होनी है उसके लिए करंट अफेयर्स, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी का करंट अफेयर्स हो और चाहे आपका ऑल ओवर भारत की अगर बात करिएगा, वर्ल्ड की बात करिएगा, एक वर्ष का जितना भी करंट अफेयर्स आपका बन सकता है, इसी तरह से सुबह 6 बजे के माध्यम से मैं 7 तारीख के बाद से आपका स्टार्ट करूँगा। लगभग ये सेशन आपका कंप्लीट होने के बाद जल्दी ही वो भी होगा, है ना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। प्रश्न संख्या 10 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? जल का बर्फ में परिवर्तित होना, अल्कोहल का वाष्पीकरण, लोहे पर जंग लगना और खाने का पकना। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहे पर जंग लगना जो है एक केमिकल परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बाकी सब भौतिक के उदाहरण होंगे। प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा, ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है। भू प्रॉपर्टी यानी इसी को आप क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ना। क्रस्ट पर किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? सिलिकॉन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है या फिर आपका एल्युमिनियम दिया है। अगर हम क्रस्ट की बात करेंगे भू प्रॉपर्टी पर, तो उसमें जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है ऑक्सीजन की। और अगर धरातल के अंदर पृथ्वी की अगर बात करेंगे तो उसमें आपका सिलिकॉन की मात्रा आपकी अधिक होती है। फिलहाल यहाँ पे जो आपका राइट उत्तर आपका होगा ऑक्सीजन आपका राइट हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 12 की बात करिएगा, जनजातियों से लिया गया क्वेश्चन, रीति रिवाज से संबंधित है। लठमरवा भोज का संबंध किस जनजाति से है? 4 जनजातियाँ आपको यहाँ पे दी गई हैं और पूछा गया है कि लठमरवा भोज का संबंध किस जनजाति से है? टोडा जनजाति, भील जनजाति, भूटिया जनजाति या फिर थारू जनजाति। लठमरवा भोज आपसे पूछा गया है, पहले प्रश्न का उत्तर और इसके बाद इन चारों ऑप्शन की व्याख्या, क्योंकि चारों से प्रश्न आपके बनते हैं, है ना। देखिएगा, लठमरवा भोज किस में है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है लठमरवा भोज किस जनजाति संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे होगा राइट, थारू जनजाति, है ना। थारू जनजाति में ये प्रक्रिया, यह भोज आपका चलता है और स्पेशली पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह संबंधित है। जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है और जब उसका पुनः विवाह कराया जाता है, दोबारा विवाह कराया जाता है, तब इस भोज का प्रचलन आपका इस जनजाति में पाया जाता है, चलता है ना। थारू जनजाति के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं और आप लोग परिचित हैं भी। थारू जनजाति की अगर बात करिएगा तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। पहली चीज़, कहाँ निवास करती है? तो तराई के क्षेत्र में, स्पेशली जो नेपाल का बॉर्डर है, जितने भी 7 जिले हैं ना, पीलीभीत, लखीमपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज,
पीलीभीत, लखीमपुर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, इन 7 जिलों के जो तराई के बेल्ट हैं, तराई क्षेत्र उसमें ये निवास करती है ना। जनजाति हिंदू धर्म संबंधित है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि एकमात्र ऐसी जनजाति पूरे भारत में या कहिए पूरे विश्व में जो कि दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आपका बन जाता है ना। लखीमपुर खीरी में इस जनजाति के शैक्षिक विकास के लिए विद्यालय की स्थापना की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और कभी कभार जो है आपसे पूछ देता है कि थारू जनजाति का जो संबंध है किस वंश से है, तो आप बताएंगे किरात वंश, है ना, किरात वंशीय हैं। इतनी चीज़ें आपके थारू के बारे में जो आपसे अपेक्षा की जाती है। एक त्यौहार इनका लिख लीजिएगा, बजहर। एक त्यौहार आपका है बजहर जो कि इस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये तो इसकी बात हो गई। अच्छा, अब टोडा जनजाति पे चलते हैं। टोडा जनजाति की बात कर लीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न तो आपको ये बनता है कि टोडा जनजाति पाई कहाँ जाती है, तो दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में पर्टिकुलर पर्वत का नाम आपसे पूछेगा, किस पर्वत पे निवास करती है, तो आपका उत्तर होगा नीलगिरी, है ना। नीलगिरी पर्वत पे निवास करने वाली जनजाति है। और किस राज्य में मिलेगी, तो नीलगिरी पर्वत जहाँ जहाँ होगा, मतलब तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, तीनों राज्यों में आपकी पाई जाती है। टोडा जनजाति में 2 विशेषताएं पूछी जाती हैं। एक तो इसमें कन्यावध का प्रचलन पाया जाता है, छोटे बच्चियों को मार दिया जाता है। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि जब कन्याएं की संख्या कम होगी तो ऑटोमेटिक विवाह की प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। और यही कारण है कि जनजाति में बहुपति प्रथा भी पाई जाती है, मतलब एक से अधिक व्यक्ति के साथ विवाह की प्रथा भी आपकी टोडा में मिलती है ना। तो टोडा से जो 2 प्रश्न आप याद रखिएगा, एक तो कन्यावध प्रथा और एक आप बहुपति प्रथा याद रखेंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि टोडा के अलावा भारत की किस अन्य जनजाति में बहुपति प्रथा पाई जाती है, आपको बताना होगा, है ना। भील की बात कर लीजिएगा। भील जनजाति की बात करिए तो भील जनजाति जो है 2011 के आंकड़ों के आधार पर भारत में सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। पूछा जाता है कि किस पर्वत पे निवास करती है। जैसे टोडा जनजाति का प्राकृतिक निवास आपने नीलगिरी कह दिया, भील जनजाति का प्राकृतिक निवास अगर कह दिया जाए तो आप बताएंगे कौन सा पर्वत है, तो सतपुड़ा, है ना। सतपुड़ा पर्वत पे यह आपकी जनजाति निवास करती है। अच्छा, भोटिया की बात कर लीजिए। भोटिया कहाँ पाई जाती है, तो उत्तराखंड में पाई जाती है। और भोटिया से जो आपका प्रश्न बनता है वो पूछेगा कि कौन सी जनजाति है ऐसी है जो कि ऋतु प्रवास करती है, मतलब सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार अपने आवास का परिवर्तन करती है ना। चलिएगा, आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके लिए है मर्डेका पैलेस, है ना। मर्डेका पैलेस का संबंध किस देश से है, यह आपसे पूछा गया है। ग्रेट ब्रिटेन दिया है, इजराइल दिया है, इंडोनेशिया दिया है और आपका नेपाल दिया है ना। देखिए, जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जो आवास है, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आवास जो है उसे आप कहते हैं क्या, उसे आप कहते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट। याद रखिएगा, पूछा जाता है। जिस घर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं उस सरकारी आवास को आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नाम से जानते हैं, है ना। यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे, इंडोनेशिया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपसे ये पूछा गया था, देखिए मर्डेका पैलेस ना, मर्डेका पैलेस पूछा गया है कि किस देश से संबंधित है। जो इंडोनेशिया के जो आपके राष्ट्रपति हैं, जो उनका सरकारी आवास है, उसी को आप मर्डेका पैलेस के नाम से जानते हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मोसाद एक एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी है, मोसाद का संबंध किस देश से है। कमेंट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिएगा, आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। शीतोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय मानसूनी या फिर गर्म शुष्क मानसूनी। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, वन लाइनर चीज़ें हैं। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का उदाहरण आपका होगा उत्तर प्रदेश, है ना। आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन है
गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पे हुआ था, यह कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा, है ना। परिचित है, कोई गलती आप नहीं करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? बेलग्रेड दिया है, बांडुंग दिया है, काहिरा दिया है और आपका नई दिल्ली दिया है। नेहरू, नासिर, टीटो, है ना, 3 लोगों के सम्मिलित प्रयास से नाम का गठन होता है। मतलब गुट निरपेक्ष संगठन का जो है गठन होता है और इसका जो पहला सम्मेलन आपका होता है कहाँ पे? तो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में ना। बेलग्रेड आपका उत्तर सही हो जाएगा। आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर या फिर वाराणसी, है ना। देखिएगा, कृषि अनुसंधान परिषद पूछा गया है। कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना होती है 1989 में। 1989 में कृषि अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है और इसी वर्ष जो है उर्दू को उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा, द्वितीय राज्य की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। यह परिषद कहाँ पे है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, है ना। आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन पूछा गया है युआन किस देश की मुद्रा का नाम है? युआन का संबंध किस देश से है? जापान दिया है, म्यांमार दिया है, चीन दिया है और आपका इटली दिया है ना। देखिए, युआन किस देश की मुद्रा है? तो इस समय जो आप बताएंगे युआन, यहाँ पे जो आपका है ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जिस समय ये पूछा गया था क्वेश्चन, जिस सेट में जिस वर्ष पूछा गया रहा होगा उस समय चीन की मुद्रा युआन थी। फिलहाल इस समय आपकी चीन की मुद्रा क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जापान की अगर बात करिएगा, जापान की मुद्रा क्या है? तो येन बताइएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात बताइएगा। और इटली की मुद्रा तत्कालीन समय में लीरा थी, लीरा। और आज के समय में देखेंगे तो यूरो, क्योंकि अनेक देशों ने जो है, यूरोप के अनेक देशों ने एक सम्मिलित मुद्रा को अपना लिया है, उसमें आपका इटली भी है ना। चलिएगा, आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन जो आपके लिए है इतिहास से लिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? अब तो क्वेश्चन फंसेगा। देखिएगा इसका, देखिए, निम्नलिखित में से किसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी दिया है, इल्तुतमिश दिया है, फिरोज शाह तुगलक दिया है और बलबन दिया है। देखिए, एक तो आपकी है रक्त और लौह की नीति और एक आपकी होती है रक्त और तलवार, है ना, रक्त और तलवार। अब जो है रक्त लौह की नीति यहाँ पूछा गया है और रक्त तलवार आपकी अलग से है। इसी में दो कन्फ्यूजन होता है, एक का संबंध अलाउद्दीन से है, एक का संबंध बलबन से है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रक्त लौह की नीति किससे रिलेटेड है और रक्त तलवार की नीति किससे रिलेटेड है। कमेंट सेक्शन में क्लियर करिएगा, है ना। चलिएगा, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। चलिए, आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेप कहा जाता है 60 में, 1973 में स्थापित होता है, 1973, है ना, 1972 में स्थापित होता है 5 जून को। और कहाँ पे स्थापित होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी जो कि केन्या की राजधानी है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, पुस्तक नो स्पिन के लेखक कौन है? पुस्तक नो स्पिन के लेखक का नाम आपको बताना है। मुथैया मुरलीधरन है, हरभजन सिंह है, अनिल कुंबले हैं या फिर सेन वार्न है। क्रिकेटर है, क्रिकेट आप लोग देखते भी, अच्छे खासा क्रिकेट देखते हैं, गलत आप करेंगे नहीं। नो स्पिन के लेखक कौन है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, सेन वार्न, है ना। तो ये रहा आज का बेहतरीन सेशन आप लोग के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका प्रॉपर अध्ययन किया होगा, इसका पूरा नोट्स आपने तैयार किया होगा और जब परीक्षा होगी, परीक्षा के लगभग 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले जो है इस नोट्स को अब सरसरी निगाह से आप देख लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे मिलने वाले हैं, है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग में। एक अलग उत्साह के साथ कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग में।